हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ओडिसी टॉक पर तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, चंद्रयान-3 चांद की सतह पर सक्सेसफुली लैंड कर चुका है और इसी के साथ देखते ही देखते हमारा भारत देश चांद के साउथ पोल रीजन पर सक्सेसफुली लैंड करने वाला पहला देश बन चुका है। पहले भी कुछ देश काफी प्रयास कर चुके थे, लेकिन कोई भी देश चांद के इस साउथ पोल रीजन पर अभी तक सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, लेकिन भारत ने आखिर कर दिखाया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. Auto tracking. P2 tracking. Stage performance normal. P2 tracking. L1 turn stage ignited. Plus 2 minutes. L1 turn stage performance normal. Stages are separated. Post loop guidance initiated. इस गोल्डन सक्सेस पर समूचे विश्व से भारत को बधाइयां मिल रही है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने ट्विटर हैंडल से चंद्रयान-3 की सक्सेस पर इसरो के लिए एक बधाई संदेश वाली पोस्ट जारी की थी। इसी ट्विटर पोस्ट पर इलॉन मस्क ने भी रिएक्ट करते हुए उन्हें चंद्रयान-3 के सक्सेसफुल लैंडिंग पर बधाई संदेश ट्वीट किया है। हम भी हमारी ओर से आप सभी भारतवासियों को और उन सभी इसरो के ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने चंद्रयान-3 मिशन का नेतृत्व किया है और कड़ी मेहनत से भारत देश को इन स्वर्णिम पलों का हकदार बनाया है, उन सभी ग्रेट पर्सनैलिटीज के लिए फिर से एक बार साल 2023 के इन स्वर्णिम पलों में हम आप सभी को तहे दिल से बधाई देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमें यह भी लगता है कि और भी कई बातों पर अभी हमें सोचने समझने की जरूरत है। हमें उन सभी तमाम बातों पर प्रकाश डालकर देखना चाहिए। हमें यह भी देखना निहायती जरूरी है कि पुराने इतिहास के उन पन्नों पर और क्या कुछ लिखा है और क्या कुछ ऐसी जानकारियां छिपी पड़ी है। ऐसी क्या बात है जो हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए जानना निहायती जरूरी है। हम आज जिस जीत का जश्न मना रहे हैं, इसका श्रेय हमारे भारत के ग्रेट लीडर, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, जिनके नाम पर हमारे आज के चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक विक्रम साराभाई की। वे एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने भारत में स्पेस प्रोग्राम की नींव पहली बार रखी थी।
साल 1969 बंगलुरु में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो का एक हेडक्वार्टर बनाता है, जिसका मुख्य निर्धारित उद्देश्य होता है स्पेस टेक्नोलॉजी को नेशनल डेवलपमेंट के लिए उपयोग में लाना। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके उस समय कुछ खास ऑब्जेक्टिव्स थे। उन ऑब्जेक्टिव्स को समझने से पहले हमें और भी कुछ बातें समझनी होगी, लेकिन इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा और पीछे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर कभी हमें एक ऊंची छलांग लगानी पड़ जाए तो फास्ट फॉरवर्ड होने के लिए थोड़ा रिवर्स पीछे चलकर दौड़ना पड़ता है। तो आइए 1969 से ठीक और 12 साल पीछे चलते हैं। अभी हम चलते हैं साल 1957 में, जब सोवियत यूनियन अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च करने जा रहा था, और सोवियत यूनियन इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नामकरण करता है स्पुतनिक 1। अक्टूबर 4, 1957 कजाकिस्तान के बैकनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च डेट तय की जाती है, अक्टूबर 4, 1957। लॉन्च के लिए मॉडिफाइड R7 सेमेयोर का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया जाता है। स्पुतनिक 1 एक स्फेरिकल सैटेलाइट होता है जिसका डायमीटर 58 सेंटीमीटर यानी 23 इंचेस होता है, और अप्रॉक्सीमेटली वजन होता है 83.6 किलोग्राम्स, लगभग 184 पाउंड्स। स्पुतनिक 1 का कंप्लीट ढांचा एल्यूमिनियम एलॉय से बना हुआ होता है, और साथ ही में उसमें एक रेडियो ट्रांसमीटर लगाया जाता है जो स्पेस से पृथ्वी पर रेडियो सिग्नल वापस ट्रांसमिट कर सकता था। यह एक ऐसा सैटेलाइट था जिसके रेडियो सिग्नल्स 2 फ्रीक्वेंसीज पर ट्रांसमिट हो सकते थे। इस वजह से इन रेडियो सिग्नल्स को इजीली ऑल अराउंड द वर्ल्ड कोई भी रेडियो ऑपरेटर्स डिटेक्ट कर सकते थे। आगे इन सिग्नल्स ने बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की, जैसे कि सैटेलाइट की ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड और अल्टीट्यूड के बारे में। स्पुतनिक 1 पृथ्वी के चारों ओर लगभग हर 96.2 मिनट में एक कक्षा पूरी करने में सक्षम था, और स्पुतनिक 1 ने आगे इसी तरह परफॉर्म भी किया। यह लगभग 3 सप्ताह तक काम कर रहा था, जब तक कि उसके रेडियो ट्रांसमीटर की बैटरीज डिस्चार्ज नहीं हो जाती। तब तक स्पुतनिक 1 सिग्नल प्रसारित करता रहा। आखिरकार 26 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक 1 की बैटरीज पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है, और स्पुतनिक 1 से पूरी तरह से सिग्नल्स आने रुक जाते हैं। अभी स्पुतनिक 1 के लॉन्च से ग्लोबल पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और कल्चर पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसने सोवियत यूनियन की तकनीकी क्षमता का जोरदार प्रदर्शन किया, जिस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स में स्पेस बेस्ड एक्टिविटीज और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस के बारे में चिंताओं को जन्म देकर एक तरह से सोवियत यूनियन ने यूनाइटेड स्टेट्स को उन दिनों पूरी तरह से झकझोर दिया था। लेकिन स्पुतनिक 1 के सफल प्रक्षेपण ने दुनिया का ध्यान इस तरह आकर्षित किया कि साइंटिफिक तथा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का और तेजी से विकास होना शुरू हो गया। इस विकास की वजह से आगे कई देशों का स्पेस प्रोग्राम में समावेश हुआ, जिसमें इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल थे। साइंस एजुकेशन और रिसर्च में सभी देशों ने अपने बजट में बढ़ोतरी के साथ मानो सभी देशों में स्पेस में जाने की होड़ सी लग गई थी। उस समय स्पुतनिक 1 के लॉन्च ने मानो एक स्पेस रेस की शुरुआत ही कर दी थी।
खास तौर पर सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच। आगे यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने खुद के स्पेस प्रोग्राम को और भी ज़्यादा तेज कर दिया। इन सभी कारणों की वजह से नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की यूनाइटेड स्टेट्स ने स्थापना की और यही से नासा का जन्म होता है, जिसे हम वर्ल्ड वाइड जानते हैं। अंत में यूनाइटेड स्टेट्स अपनी सोवियत यूनियन से चल रही स्पेस रेस अपोलो मून मिशंस लैंडिंग के साथ समाप्त करता है। लेकिन अगर हम स्पुतनिक 1 की बात करें तो स्पुतनिक 1 सैटेलाइट की विरासत आज के वर्तमान समय तक वैसे ही कायम रही है, क्योंकि स्पुतनिक 1 के बाद जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए गए उन सभी को और भी बेहतर बनाने के लिए स्पुतनिक 1 के पोटेंशियल बेनिफिट्स के लाभ सभी बाद वाले सैटेलाइट्स को मिलते रहे हैं, जैसे कि सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन, वेदर मॉनिटरिंग, नेविगेशन और फ्यूचरिस्टिक साइंटिफिक रिसर्च को और बेहतर तरीके से विकसित किया गया। कुल मिलाकर 1957 में स्पुतनिक 1 का सफल प्रक्षेपण एक आधारभूत उपलब्धि थी जिसने मॉडर्न स्पेस एक्सप्लोरेशन की नींव रखी थी और उस समय में इसका साइंस, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स पर भी गहरा असर हुआ। अभी इस मिशन से होता यह है कि दुनिया भर के लोगों में स्पेस को एक्सप्लोर करने की कठोर उत्सुकता जाग उठती है। सोवियत यूनियन एक तरह से सभी लोगों में ग्लोबली इंटरेस्ट को बूस्ट कर देता है। अभी फ्रेंड्स, इस ग्लोबल बूस्ट में हमारा प्यारा इंडिया कैसे अछूता रह जाता। अभी एक चेहरा उभर कर सामने आता है और वह शख्सियत होते हैं हमारे ग्रेट विजनरी साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई। अभी हम फिर से इंडिया वापस लौट चलते हैं। साल 1962 पहले इसरो इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी कि इंस्कोस्पर के नाम से जाना जाता था। विक्रम साराभाई एक विजनरी इंसान थे और उनकी फ्यूचरिस्टिक कल्पनाओं के बदौलत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस संस्था का गठन साल 1962 में किया था। बाद में साल 1969 में इस संस्था का नाम इसरो कर दिया जाता है। अगर हमारे सामान्य जीवन का ही उदाहरण हम अगर लेकर देख लें तो पता चलता है कि हमारे बचपन से युवा अवस्था तक और युवा अवस्था से बुढ़ापे तक हर किसी का जीवन सरल नहीं होता, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या फिर कोई भी बिजनेस हो, कोई भी क्षेत्र हो, सफलता यूं ही नहीं मिल जाती। इसी तरह यूं ही भारत ने भी चांद की जमीन पर अपने लैंडर विक्रम को नहीं उतार दिया। इसमें इसरो की 61 साल की खून पसीने की मेहनत लगी है। 1962 में विक्रम साराभाई इंस्कोस्पर के मुखिया थे और साराभाई के पास सिर्फ कुछ गिने चुने वैज्ञानिकों की टीम थी और इसके पश्चात भी पैसों की तंगी से साराभाई बेहद बदहाल थे। इसके करीब साल भर बाद भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। कहते हैं उन दिनों रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल पर लाद कर लॉन्च सेंटर तक पहुंचाया गया था। वह मंजर भी ऐतिहासिक था। इंस्कोस्पर के गठन के ठीक एक साल बाद 1963 में भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था। ऊपरी एटमॉस्फेयर की जांच के लिए बनाए गए साउंडिंग रॉकेट को केरल के तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किया गया था। इसे अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस रॉकेट लॉन्च के लिए डॉक्टर कलाम को लॉन्च की तैयारी शुरू होने से पहले
एक स्थानीय चर्च से जमीन उधार लेनी पड़ी थी और वहाँ के विलेजर्स को दूसरी तरफ स्थानांतरित करना पड़ा था। फिर वे रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल और बैलगाड़ी के माध्यम से लॉन्च पैड तक ले जा रहे थे। 21 नवंबर 1963 को उन्होंने डॉक्टर होमी भाभा जैसे साइंटिस्ट की मौजूदगी में पहला रॉकेट लॉन्च किया और आज भी 6 दशक बाद हम चांद, मंगल और उससे भी कहीं आगे तक हमारे सैटेलाइट्स भेज रहे हैं। यह इसरो की सफलता है, इसरो के साइंटिस्ट की दिलकश मेहनत का नतीजा है। इसरो की कहानी भारत की एक सफल कहानी है। स्पेस में इसरो के महत्वाकांक्षाओं के विस्तार की कहानी है। इसरो का इतिहास भारत की एक अनंत जिज्ञासा का इतिहास है। इसके पश्चात इसरो के इतिहास में सफलताओं की कड़ियां एक के बाद एक जुड़ती ही चली गई। साल 1975 आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट था जिसे 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट का नाम जाने माने इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट के नाम पर इस सैटेलाइट का नाम रखा गया था। इस सैटेलाइट को इसरो ने बनाया था और सोवियत संघ द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। साल 1980 इस दौरान इसरो ने अपना पहला मेड इन इंडिया सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम रखा गया था रोहिणी। और इसके अलावा और भी एक इन्वेंशन था SLV-3 जो कि इसरो का अपना ही एक इंडियन मेड एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था जो 40 किलोग्राम कैटेगरी वाले पेलोड को पृथ्वी के लो ऑर्बिट में फिक्स करने के लिए कैपेबल था। इसे 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया था और SLV-3 से ही रोहिणी सैटेलाइट को सक्सेसफुली अर्थ के ऑर्बिट में भेजा गया था। और इस उपलब्धि के कारण भारत देश एक विशेष क्लब के लिस्ट में 6 नंबर पर आ गया था। रोहिणी इसरो की एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च सीरीज थी जिसमें 4 रॉकेट्स का समावेश था और इनमें से 3 ने सक्सेसफुली अर्थ के ऑर्बिट में एंट्री ली थी। साल 1994 इसके बाद इसरो ने 1994 में और एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया था जिसे संक्षिप्त में PSLV कहा जाता है, जो कि अलग अलग तरह के सैटेलाइट्स को अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च करने में कैपेबल था। PSLV इंडिया का 3rd जनरेशन का लॉन्च व्हीकल था जिसे अक्टूबर 1994 में लॉन्च किया गया था और आगे PSLV ने जून 2017 तक इंडिया को लगातार 39 सक्सेसफुल मिशन दिए। इसके भी आगे साल 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मंगल ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली लॉन्च किया था। इन सभी सक्सेसफुल मिशंस के साथ PSLV एक विश्वसनीय लॉन्च व्हीकल के रूप में उभर कर आया और इसकी विशेषता और विश्वसनीयता आज भी वैसे ही कायम है। इसके अलावा GSLV इसरो का एक और शानदार इन्वेंशन था जिसे विस्तार से जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट व्हीकल कहा जाता है, लेकिन GSLV PSLV की तुलना में ज्यादा भारी पेलोड उठाने की क्षमता रखता है। साल 2008 अभी इसरो के सामने एक नया टास्क होता है जिसका नाम होता है चंद्रयान 1। 2008 में इसरो चंद्रयान 1 को लॉन्च करता है। यह भी एक इंडिया का पहला लूनार मिशन होता है। चंद्रयान 1 इसरो का पहला ऐसा अद्भुत मिशन था जिसके जरिए इसरो चांद पर पहली बार एक्सप्लोर करने जा रहा था।
यह एक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट था जिसका वजन अपने 11 साइंटिफिक पेलोड्स के साथ लगभग 1380 केजी था। इन सभी पेलोड्स को इंडिया, यूके, यूएसए, जर्मनी, बल्गारिया और स्वीडन में बनाया गया था। इस मिशन में एक ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर भी शामिल था। चंद्रयान 1 इसरो के द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया और इस स्पेसक्राफ्ट को चांद के सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस मिशन ने बड़े पैमाने पर इंडियन स्पेस प्रोग्राम को बूस्ट किया था और इसके पीछे का कारण था चांद को एक्सप्लोर करने की गहरी जिज्ञासा और इसके पीछे की गई इफेक्टिव रिसर्च। इस कारणवश स्वदेशी रूप से टेक्नोलॉजी को खूब अच्छे तरीके से विकसित किया जा सका। चंद्रयान 1 के कुछ खास ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे कि स्पेसक्राफ्ट पर उपकरणों के उपयोग से विभिन्न साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए डेटा प्रोड्यूस करना, चांद के दोनों दूर और निकट पक्षों का 3D एटलस तैयार करना, पूरे चांद की सतह का हाई रिजोल्यूशन केमिकल और मिनरल इमेजिंग को बनाकर ग्राउंड सेंटर्स को प्रदान करना। इसके अलावा 10 to 200 kV एनर्जी रेंज में एक्सरे स्पेक्ट्रम को देखकर चांद की लूनार वॉलेटाइल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना। और इसमें सबसे ज्यादा मुख्य ऑब्जेक्टिव था चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाना। चंद्रयान 1 को PSLV C-11 लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर सफलतापूर्वक 8 नवंबर 2008 में स्पेसक्राफ्ट को चांद की लूनार ऑर्बिट में सक्सेसफुली इंसर्ट कराया गया। इसके बाद 14 नवंबर 2008 को MIP यानी कि मून इम्पैक्ट प्रोब को अलग कर दिया जाता है, जो चांद के साउथ पोल पर एक नियंत्रित तरीके से इम्पैक्ट करता है और इसके साथ ही भारत चौथा देश बन जाता है चांद की सतह पर अपना तिरंगा फहराने वाला। इसके लगभग एक साल बाद कई तकनीकी समस्याओं के चलते 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 से सिग्नल्स ट्रांसमिट होने बंद हो जाते हैं। इसके बाद इसरो इस मिशन को ऑफिशियल तौर पर बंद कर देता है। चंद्रयान 1 2 साल की योजना के मुकाबले 312 डेज तक चला, लेकिन 312 डेज में ही 95% तक की योजना के उद्देश्य को प्राप्त करके सफल रहा। चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी खोज चांद की मिट्टी पर वाटर मॉलिक्यूल्स का व्यापक रूप में उपस्थित होना, यह चंद्रयान 1 की विशेष उपलब्धि थी। साल 2014। आगे 2014 में इसरो मंगलयान के लॉन्च के साथ इंडिया का पहला मार्स मिशन शुरू कर देता है और मंगलयान सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिट में एंटर कर जाता है। फ्रेंड्स, अभी यहाँ भी हमारा भारत देश मार्स के ऑर्बिट में प्रवेश करने वाला एशिया का पहला देश बन जाता है। आइए अभी जुड़ते हैं इसरो के एक निर्धारित मिशन से, जिसे इसरो के इतिहास में सबसे बड़ी आर्थिक हानि कहा जाता है। आखिर क्या है यह बड़ी आर्थिक हानि, आइए जानते हैं। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से GSLV Mk3M1 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। इस मिशन में जानकारी के मुताबिक मिशन में लैंडर, ऑर्बिटर, रोवर, नेविगेशन और एक ग्राउंड सपोर्ट नेटवर्क की लागत 603 करोड़ रुपए थी। दूसरी ओर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की लागत 375 करोड़ रुपीस थी, जिससे कि चंद्रयान 2 का टोटल बजट 978 करोड़ पर पहुंच गया था। चंद्रयान 2
एक भारत का कॉस्टली लूनर मिशन में से एक था। चंद्रयान 2 भारत का दूसरा चांद पर जाने वाला लूनर मिशन था, जिसे एक अत्यधिक जटिल मिशन भी कहा जाता था, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और लैंडर के अंदरूनी हिस्से में एक रोवर शामिल था। मिशन के कुछ खास ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसमें शामिल था चांद के लूनार साउथ पोल का पता लगाना, जो कि एक रिमोट रीजन था जहां इतिहास में कभी भी कोई स्पेसक्राफ्ट अभी तक नहीं गया था। चांद की जियोग्राफी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का अध्ययन करना, चांद पर पानी के मौजूदगी की डीप स्टडी करना। पहले चरण में चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। यह 20 अगस्त 2019 को सफलतापूर्वक चांद की लूनार ऑर्बिट में प्रवेश कर गया था। दूसरे चरण में चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद की सतह की 3D तस्वीरें और चांद के लूनार पोल्स पर वाटर मॉलिक्यूल्स की जानकारी लेता है। ऑर्बिटर द्वारा चांद की चट्टानों और मिट्टी का भी अध्ययन किया जाता है। तीसरे चरण में चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम 7 सितंबर 2019 को चांद की सतह पर उतरने के लिए तैयार होता है, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण यह सफल नहीं हो पाता। विक्रम लैंडर चांद की लूनार सरफेस से लगभग 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर अनकंट्रोल्ड तरीके से क्रैश लैंड कर जाता है। चौथा और असफल चरण चंद्रयान 2 का रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतारा जाना था, लेकिन रोवर लैंडर के भीतर होने की वजह से लैंडर के साथ क्रैश लैंड कर गया था। इसीलिए मिशन का चौथा चरण भी नाकामयाब हो जाता है। मिशन के अनुसार लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी। उसके बाद वाले चरण में रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरने वाला था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। हालांकि यहाँ उतनी सफलता नहीं मिली जितनी इसरो चाहता था, लेकिन इसके बावजूद भी मिशन ने चांद के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की और यह एक भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होने के साथ साथ चंद्रयान 2 मिशन के इस असफलता में भी एक सफलता छिपी हुई थी, क्योंकि ऑर्बिटर पहले ही अलग किया गया था और महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर रहा था और आगे काफी समय तक सक्सेसफुली काम करता रहा। इस मिशन के बाद इसरो अपने अगले मिशन चंद्रयान 3 के लिए अगले 4 सालों तक यानी कि साल 2023 तक कड़ी जीतोड़ मेहनत के साथ इसरो के सभी साइंटिस्ट जुट जाते हैं। इस और भी ज्यादा कड़ी जीतोड़ मेहनत का कारण था प्रीवियस फेलियर को सक्सेस में बदलना, प्रीवियस फेलियर से और ज्यादा सीखना, पुरानी गलतियों को नए टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स के रूप में बदलना। अभी यहाँ नेक्स्ट मिशन में इसरो को किसी भी गलती के लिए 0% भी जगह खाली नहीं छोड़नी थी। तो चलिए दोस्तों, आगे और भी कुछ बातों से पर्दा उठाते हैं। आखिर क्या हुआ था चंद्रयान 3 के साथ ठीक लॉन्च डेट से पहले? साल 2023। चंद्रयान 3 आखिरकार साल 2023 में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां इसरो के साइंटिस्ट की 4 साल की कड़ी मेहनत फिर एक बार
रंग लाना शुरू कर देती है। दोस्तों, कई महीनों, कई साल किसी एक काम पर डटे रहना ही अपने आप में एक कड़ी चुनौती साबित होती है और इसरो इन चुनौतियों को बखूबी समय दर समय निभाता आया है। अक्सर काफी कुछ बातें हम सभी की जिंदगी में ऐसी होती है जहां हम उन बातों की सिर्फ ऊपरी परत का लुत्फ उठाते हैं। अंदरूनी बातों से अक्सर हम अनजान होते हैं, ठीक किसी स्वादिष्ट मिठाई की तरह। मिठाई तो खुशी से जरूर चखी जाती है, पर उस मिठाई की सामग्री का हमें अक्सर नॉलेज नहीं होता। खैर, मिठाई की बातें हम और किसी दिन जरूर कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं आखिर क्या होता है किसी मिशन को लॉन्च करने से पहले। देखते हैं चंद्रयान 3 के साथ आखिर क्या हुआ था ठीक लॉन्च डेट से पहले। दरअसल यह एक रिहर्सल की दर्जनों स्टेप्स होती है जहां इसरो के साइंटिस्ट चंद्रयान 3 के साथ बिल्कुल असली लगने वाली लॉन्च रिहर्सल करते हैं, जहां सभी स्टेप्स वैसे ही फॉलो किए जाते हैं जैसे कि बिल्कुल रियल लॉन्च के दौरान होता है। बस इसमें सैटेलाइट लॉन्च वाला हिस्सा स्किप कर दिया जाता है। बाकी सब रियल लॉन्च के जैसा ही होता है और इन रिहर्सल्स की कई स्टेप्स के बाद चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। जुलाई 11, 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग रिहर्सल की थी, जहां रिहर्सल के दौरान वातावरण असली लॉन्चिंग के समान ही था, सिवाय इसके कि रॉकेट लॉन्च नहीं किया गया था। यह अभ्यास यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सभी सेंटर्स को उनके ऑपरेशंस और उनका क्रम याद रहे। चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर 10 स्टेप्स में पहुंचाया गया था। इसमें पहली 10 स्टेप्स में पृथ्वी पर केंद्रित एक्टिविटीज शामिल थी, खास तौर पर पृथ्वी से संबंधित ऑपरेशंस। इस स्टेप्स में 3 फेज शामिल थे: प्री लॉन्च, लॉन्चिंग और रॉकेट को स्पेस में ले जाना, और चंद्रयान 3 को पृथ्वी के चारों ओर अलग अलग डायरेक्शंस में ऑपरेट करना था। इस चरण के दौरान चंद्रयान 3 दूसरे चरण की ओर बढ़ने से पहले पृथ्वी के चारों ओर चारों दिशाओं में लगभग 6 बार परिक्रमा लगाना था, जिसे सर्कमएम्बुलेशन कहा जाता है। सेकेंड फेज था लूनार ट्रांसफर फेज, जिसमें चंद्रयान 3 को चांद की ओर भेजना शामिल है। इस फेज में ट्रैजेक्टरी को चेंज किया जाना था और स्पेसक्राफ्ट को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट से चांद की ओर ट्रैवल स्टार्ट करना था। थर्ड फेज होता है LOI यानी कि लूनार ऑर्बिट इंसर्शन फेज, जहां चंद्रयान 3 को चांद के लूनार ऑर्बिट में भेजा जाना था। इसके अलावा फोर्थ फेज में ऐसी एक्टिविटीज शामिल थी जहां चंद्रयान 3 को लूनार सरफेस से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपनी ऑर्बिट में धीरे धीरे बढ़ाने के लिए 7 to 8 ऑर्बिट मैन्यूवर्स कंप्लीट करने थे। फिफ्थ फेज में प्रपल्शन मॉड्यूल और लूनार मॉड्यूल को एक दूसरे से अलग हो जाना था, और सिक्स्थ फेज होता है डीबूस्ट फेज, जहां स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी को उस दिशा में कम करना था जिस दिशा में स्पेसक्राफ्ट को ले जाना था। सेवेंथ फेज होता है प्री लैंडिंग फेज, जहां लैंडिंग की तैयारी को प्रिपेयर करना शामिल था। 8th फेज में एक्चुअल लैंडिंग शामिल थी तथा 9th फेज में लैंडर और रोवर को चांद की लूनार सरफेस पर पहुंचाना था और अपना सामान्य संचालन शुरू करना था। 10th और लास्ट फेज होता है 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर
लूनार ऑर्बिट में प्रपल्शन मॉड्यूल को वापस भेजना। इसरो अपने विश्वसनीय काम से भारत में विभिन्न क्षेत्रों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है, जिसमें एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन और नेविगेशन शामिल है। इसरो की उपलब्धियों ने भारत में लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की है। इसी के साथ ही इसरो एशिया में एक लीडिंग स्पेस एजेंसी है और ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसरो मानवता के लिए एक स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है और भारत के भविष्य के लिए इसरो एक महत्वपूर्ण भूमिका आगे भी निभाता रहेगा और इस बात का हर एक भारतवासी को गर्व महसूस करना चाहिए। निश्चित ही स्पेस का प्राप्त ज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसरो भारत को एक विकसित देश बनाने में मदद करेगा और इसी के साथ ही इसरो भारत को दुनिया के सामने एक अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में से एक बना देगा। फ्रेंड्स, हमारा अपना इस चैनल ओडिसी टॉक का पर्सनल ऑब्जेक्टिव है इस देश में रहने वाले यूथ के लिए एक सकारात्मक इंफॉर्मेशन तैयार करना। ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे हमारे देश के यूथ कुछ सोचे, समझे, हमसे इंस्पायर हो, गलत राहों पर चलने से बचे और उनके जीवन में आशा की किरणें जाग उठे। हम चाहते हैं कि हमारे देहातों से भी बच्चे आगे बढ़े, अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूकर अपने जीवन का एक वो मुकाम हासिल करे जो वे खुद तय करना चाहते हैं। हमारे देहातों में भी आशा की किरणें अभी बाकी है, बस उन्हें सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत है। आज यही रुकते हैं दोस्तों। हमारे वीडियो में कुछ गड़बड़ी लगी हो तो इस नाचीज को तहे दिल से माफ कर दें। कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगती हो तो हमें ज़रूर कमेंट में लिखें। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी मुलाकात आपसे होती रहे। आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य है। आज यहीं पर आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। मिलते हैं अगली ओडिसी टॉक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।